आज करने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग की जानकारी में है कि हम लोग आधुनिकवाद की कक्षा में हैं और पिछले दिन आधुनिकवाद की कक्षा की कड़ी में आधुनिकवाद की कक्षा की कड़ी में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की कक्षा की कड़ी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को देख रहे थे। इसी कड़ी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए व्यापारिक प्रयास और राजनीतिक गतिविधियों को भी देखने का आपको अवसर मिला। उस राजनीतिक गतिविधियों में युद्ध को देखा, कुछ नीतियों को देखा, विशेषकर सहायक संधि ब्लेजली की और हड़प की नीति डलहौजी की, जो सबसे पहले 17 में लागू किए गए थे, जबकि सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के ऊपर थोपा गया था। यह भी बताया था कि सहायक संधि की अवधारणा, प्रारंभिक अवधारणा डुप्ले ने दिया था, जो फ्रेंच गवर्नर थे, लेकिन संस्थागत रूप देने का श्रेय लॉर्ड ब्लेजली को जाता है, जिसकी जानकारी आपको दी गई थी। मैंने कहा था कि सुदृढ़ीकरण की आज की हमारी कक्षा ब्रिटिश साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण और नीतियों की कक्षा है। ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण सिर्फ राजनीतिक प्रयास और राजनीतिक युद्ध और राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक नीतियों के कारण नहीं हुआ, बल्कि कई ऐसी नीतियां थी जिसके द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। उसमें आर्थिक नीतियां हैं, उसमें शैक्षणिक नीतियां हैं, प्रशासनिक और न्यायिक नीतियां हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आप लोग एक एक करके देखना चाहेंगे। क्योंकि आप लोग की एक मेजर कक्षा बहुत दिनों से फरवरी तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज उसका पीडीएफ फिर से भेज देंगे, पिछले साल से लेकर फरवरी तक का पीडीएफ, और फिर मार्च के महीने से फिर शुरू हुआ, फिर जून तक पढ़ेंगे, फिर इसको एकीकृत करके, कुछ लड़के ऐसे होते हैं एकीकृत करके हमको भेज देते हैं, तो मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने मार्च का राष्ट्रीय प्रदेश पढ़ा। बहुत सारी तथ्य तो आप पहले से भी चर्चा में रहा है तो जान ही चुके थे, लेकिन सिस्टमेटिकली इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ लेने का फायदा यह होता है कि कोई भी चीज छूटता नहीं है और समग्रता से आप उसको पढ़ करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ा देते हैं। हमारी आज की कक्षा ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण नीतियों के माध्यम से, और नीतियों में आर्थिक नीतियों को देखेंगे, और आर्थिक नीतियों में भूमि नीति सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और भूमि नीति में 3 नीति है, अस्थाई बंदोबस्ती है, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था है। हम लोग एक एक करके इस आर्थिक नीतियों के पक्ष को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि प्राचीन काल हो कि मध्यकाल हो, आर्थिक नीति का मूल आधार भूमि ही था। और ब्रिटिशों के समय में भी आर्थिक जो सोर्सेस था उसका मूल आधार क्या था? भूमि कर ही था। और भूमि कर के माध्यम से ही उसने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। और उस नीतियों को हमें देखना है जो पूर्व के नीतियों की तुलना में डिफरेंट था। और वो डिफरेंट क्या था? और नए शब्दावली गढ़े गए थे, जो नाम था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। इसी तीनों को हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे। और फिर इसके बाद चूंकि गर्मी अधिक है इसलिए इकोनॉमिक्स की कक्षा नहीं चलेगी, और इकोनॉमिक्स की कक्षा हम फिर अगली कक्षा में जब मेरी होगी तो उसमें प्रवेश देंगे। थोड़ा सा आज की गर्मी से निजात पा लीजिए, मैं महसूस कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन पढ़ना तो है ही, ठीक है कि नहीं? तो स्टार्ट करें तो लिखिए, लिखो। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद विभिन्न नीतियों के माध्यम से
विभिन्न नीतियों के माध्यम से विभिन्न नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की गई। इन नीतियों में आर्थिक नीति, शैक्षणिक नीति, न्यायिक और प्रशासनिक नीति, न्यायिक और प्रशासनिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किसका महत्वपूर्ण योगदान है लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज। आर्थिक नीतियों की कड़ी में ब्रिटिशकालीन भूमि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्रिटिशकालीन भूमि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्रिटिशकालीन भूमि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिटिशकालीन भूमि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश काल में भी राजस्व का मुख्य स्रोत ब्रिटिश काल में भी राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर थी। ठीक है, कौन कर थी? ब्रिटिश आर्थिक नीति। और मूल स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत या मूल स्रोत क्या है? भूमि कर। तो स्वाभाविक था कि भूमि व्यवस्था को नया रूप प्रदान करना था। तो क्या लिखे, कौन सा लाइन लिखे कि भूमि कर था। इसी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था को जन्म दिया। 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था को जन्म दिया। तीन प्रकार के भूमि व्यवस्था को जन्म दिया। पहला
पहला है अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती। दूसरा है, अस्थाई बंदोबस्ती के बाद है, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन वाड़ी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। कौन वाड़ी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्था को देखना है आपको, आज की कक्षा का ये सेंट्रल थीम है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या? अस्थाई बंदोबस्ती। तो लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती में लिखेंगे इसे जमींदारी, इसे जमींदारी, इसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। इसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। इसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। इसका अन्य नाम सूर्यास्त कानून, इसका अन्य नाम सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून भी था। इसका अन्य नाम सूर्यास्त कानून भी था। कौन सा कानून था? सूर्यास्त कानून भी था। सूर्यास्त कानून क्यों था? क्योंकि एक सर्टेन टाइम फिक्स किया गया कि जमींदार को उस तिथि और उस समय में लगान को दे देना है, और यदि नहीं देगा तो उसको हम क्या कर देंगे? उसको हस्तांतरित कर देंगे। तो लिखेंगे जमींदारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में जमींदार थे, जमींदारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में जमींदार थे। जमींदारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में जमींदार थे। जमींदारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में जमींदार थे। जमींदारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में जमींदार थे, लेकिन यह व्यवस्था हस्तांतरणीय थी। यह व्यवस्था हस्तांतरणीय थी, ट्रांसफरेबल था। यह व्यवस्था क्या थी? हस्तांतरणीय थी, ट्रांसफरेबल था। क्या था? हस्तांतरणीय थी। फिर लिखिए इस व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ। जॉन सोर को। इस व्यवस्था का जन्मदाता, इस व्यवस्था का जन्मदाता, इस व्यवस्था का जन्मदाता जॉन सोर को माना जाता है। जॉन सोर को माना जाता है। जॉन सोर को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन सोर को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन जिस समय यह व्यवस्था लागू की गई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लिखेंगे लेकिन जिस समय यह व्यवस्था लागू की गई, यह व्यवस्था लागू की गई उस समय उस समय उस समय उस समय
उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब आइए, इसका स्वरूप क्या था? इसका स्वरूप था कि इसको हम लोग जमींदार के कार्यक्रम में देखें तो सरकार कितना लेती थी और जमींदार कितना लेता था? जमींदार लेता था 11% और सरकार लेता था 89%। मतलब कि यदि 1 किलो अनाज लिया तो 89% कौन लिया? सरकार। और शेष प्रतिशत 11% कौन रखा? तो लिखेंगे इस व्यवस्था में सरकार का हिस्सा, इस व्यवस्था में सरकार का हिस्सा, सरकार का हिस्सा, इस व्यवस्था में सरकार का हिस्सा 89% और सरकार का हिस्सा 89% और जमींदार का हिस्सा 11% होता था। 11% होता था। ठीक है? कितना प्रतिशत होता था? 11% होता था। ठीक है? बस। तो ये अस्थाई बंदोबस्ती के संबंध में दो बातें कम से कम याद रखिए। एक, जॉन सोर के रिपोर्ट पर, किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। कितना ही कौन केंद्र बिंदु में था? जमींदार। लेकिन जमींदार के अधिकार क्या थे? वो तो 11% हस्तांतरणीय था। इसलिए इसको सूर्यास्त का कानून भी कहे कि सर्टेन टाइम तक यदि राजस्व नहीं देगा तो जमींदार को हटा करके नए जमींदार को हम नियुक्त कर देंगे। आपसे कभी पूछे कि अस्थाई बंदोबस्ती का उद्देश्य क्या था, तो अस्थाई बंदोबस्ती का उद्देश्य था राजस्व की सुरक्षा, अस्थायित्व को प्राप्त करना। तो ये भी लिख दीजिए, अस्थाई बंदोबस्ती का उद्देश्य, अस्थाई बंदोबस्ती का उद्देश्य, अस्थाई बंदोबस्ती का उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा, राजस्व की सुरक्षा और राजस्व की सुरक्षा और राजस्व की अस्थायित्व को प्राप्त करना था। राजस्व के अस्थायित्व को प्राप्त करना था। राजस्व के अस्थायित्व को प्राप्त करना था। अस्थायित्व को प्राप्त करना था। ठीक है? राजस्व के अस्थायित्व को प्राप्त करना था। बस अस्थाई बंदोबस्ती में इतनी बात आपको पच जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि मैं बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भूमि नीति बनाई, और वो नीति क्या थी? 5 साला पंचवर्षीय व्यवस्था। लेकिन वो नीति चल नहीं पाई। हालांकि एक बात और भी याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग के विषय में, उसका एक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी था जिसका नाम था रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। देशी रियासतों को कैसे घेरा जाए और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए, इस नीति को हमने घेरे की नीति कहा। इसलिए परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल थे जिन्होंने घेरे की नीति को दिया या रिंग फेंस पॉलिसी को दिया, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तो पहले तो ये लिख लो नोट में कि वारेन हेस्टिंग्स ने
पंचशाला, पंचशाला भूमि व्यवस्था को, पंचशाला भूमि व्यवस्था को दिया, पंचशाला भूमि व्यवस्था को दिया, पंचशाला भूमि व्यवस्था को दिया। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, पंचशाला भूमि व्यवस्था के बाद नोट में ही वारेन हेस्टिंग्स ने देशी रियासतों को नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से, देशी रियासतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, देशी रियासतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रिंग फेंस नीति, रिंग फेंस नीति, रिंग फेंस नीति, रिंग फेंस नीति या रिंग फेंस नीति या घेरे की नीति को, घेरे की नीति को, घेरे की नीति को प्रदान किया या दिया, घेरे की नीति को दिया। ठीक है, याद रखिएगा, किसको दिया? घेरे की नीति को दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग के विषय में इस कक्षा में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और बातें पढ़ चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। किस एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। अरे तुम क्या देखता रहता है जी उधर? हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा 20वां बार हम देखे हैं। कह देंगे तो थूड़ देगी, समझ में आ जाएगा। अभी कहे हैं ना, पढ़ने आया है कि मजाक कर रहा है? कंसंट्रेशन रखो ना। कहां थे हम लोग? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के विषय में आप संविधान में ही पढ़ते हैं। जब संविधान का विकास होता है तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाई जाती है, तो यही चीज पढ़ाई जाती है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। नोट में लिखवाते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स को के ऊपर महाभियोग चला था, और वो महाभियोग था नंद कुमार ट्रायल, जहां उसने न्यायिक हत्या की थी, और इसी कारण से उसके ऊपर महाभियोग भी चला। ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया। तो कौन सा थे? कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर में, इसको नीचे मत लिखो, इसको ऊपर लिखो। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र जीजी थे, एकमात्र जीजी थे जिनके ऊपर, एकमात्र जीजी मतलब गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग, महाभियोग चलाया गया। महाभियोग चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया? क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। चलिए अब नीचे आ जाइए। हमारा अस्थाई बंदोबस्ती के कड़ी में इसको ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में आप लोग एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि आपके स्तर में कि ब्रिटिश सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कल भी शायद दिखाए थे, परसों, कि ब्रिटिश सिविल सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और यह भी याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान, बताए थे कि टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की, और टीपू सुल्तान के आधे राज्य कॉर्नवालिस ने ले लिया था,
और इसी के समय में कॉर्नवालिस कोड भी आया था जो शक्ति के पृथक्करण के तहत था। शक्ति का पृथक्करण का अवधारणा इतिहास में किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक, उसी पे आधारित हमारा कॉर्नवालिस कोड भी था। ठीक है, तो वो भी लिख लो कॉपी के ऊपर में। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू कराया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू कराया। लागू कराया और सिविल सेवा के जनक कहलाए। और सिविल सेवा के जनक कहलाए। और सिविल सेवा के जनक कहलाए। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्ती में एक बात और याद रखिएगा कि यह व्यवस्था कहां लागू की गई थी। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। एक लाइन और लिख देना अस्थाई बंदोबस्ती में। अस्थाई बंदोबस्ती में एक लाइन और लिख दीजिएगा कि अस्थाई बंदोबस्ती अस्थाई बंदोबस्ती अस्थाई बंदोबस्ती अस्थाई बंदोबस्ती बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई 1793 में। और यह समस्त भूमि का 19% था। और यह समस्त भूमि का कितना प्रतिशत था? यह समस्त भूमि का 19% था। और यह समस्त भूमि का 19% था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो भूमि व्यवस्था में पहला स्वरूप याद हुआ। पहला स्वरूप क्या था? अस्थाई। किसने दिया? जॉन सोर के रिपोर्ट पर कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लागू। कितने प्रतिशत भूमि पर? केंद्र बिंदु में कौन? कब से लागू हुआ? कहां लागू हुआ? क्या उद्देश्य था? उद्देश्य बताए ना अभी, राजस्व की सुरक्षा। नामी था अस्थाई बंदोबस्ती, नामी था जमींदारी बंदोबस्ती, नामी था सनसेट कानून। मतलब एक निश्चित तिथि तक इसे दे देना था। किसे? राजस्व को। अब आइए, दूसरा है रैयतवाड़ी। तो लिखेंगे रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह समस्त भूमि के 51% भाग में था। यह समस्त भूमि का 51% भाग में था। यह समस्त भूमि का 51% भाग में था। और मुनरो एवं रीड के, नेक्स्ट पॉइंट, मुनरो और मुनरो, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा 1820 में मुंबई मद्रास माने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इसे लागू किया गया। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इसे लागू किया गया। और इसकी जिम्मेदारी मतलब किसकी जिम्मेदारी है? ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी
ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? किसानों को। तो लिखेंगे और इसकी जिम्मेदारी किसानों को दी गई, डायरेक्ट किसानों को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि बीच में जो जमींदार है वो 1/11 हिस्सा ले लेता है और उसका जो और किसानों की स्थिति जो है सो और भी दयनीय हो जाती थी। तो जिसके कारण जब नए क्षेत्र तक गया, दक्षिण भारत में जब प्रवेश किया अंग्रेज, तो उसे ऐसा लगा कि जमींदारी जो हमने लागू किया वो ठीक नहीं है, उसमें एक हिस्सा बिचौलिया ले लेता है। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट किसानों के साथ ही संबंध को स्थापित करें। और साथ ही थॉमस मुनरो जब भारत को पढ़ रहा था, भारत की भूमि नीति को पढ़ रहा था, तो उसने यह भी पढ़ा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हजारों सालों से इस देश में चली आ रही है। शिवाजी, शेरशाह सूरी, सबकी जो से अलाउद्दीन खिलजी, सबकी सिस्टम क्या थी? मोर और लेस रैयतवाड़ी पर ही आधारित थी, किसान से डायरेक्ट राजस्व लेता था। और इसीलिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में जो नए राज्य थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार पहुंची, ब्रिटिश जो राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई, वहां पर नई भूमि नीति कौन सा लागू किया? रैयतवाड़ी, और जहां पर किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध। इसलिए इसके केंद्र बिंदु में क्या थे? किसान थे। अस्थाई बंदोबस्ती के केंद्र बिंदु में क्या थे? जमींदार थे। तो आशा है समझ गए होंगे। तो वहां पे मुनरो का यह कथन लिख देना। मुनरो ने कहा था, मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कहा था, मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कहा था कि यह वह व्यवस्था है जो हजारों वर्षों से ठीक है, जो हजारों वर्षों से लागू है। चलिए, तो अस्थाई बंदोबस्ती में क्या है? ये है गांव। ये क्या है? गांव। और ये क्या है? ये है मुखिया। ये क्या है? और ये क्या है? ये है सरकार। तो गांव से राजस्व कौन वसूल रहा था? जब ये मुखिया हुआ जमींदार, और ये किसको दे रहा था? सरकार को। तो यह अस्थाई बंदोबस्ती है। और रैयतवाड़ी में क्या था? ये था किसान। ये क्या है? किसान। और किसान डायरेक्ट किसको दे रहा है? सरकार को। बीच में कोई नहीं है। तो डायरेक्ट व्यवस्था थी जो मुनरो ने कहा। तो मुनरो ने क्या कहा? किस व्यवस्था के विषय में मुनरो ने कहा? और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में? मुनरो और रीड की। जॉन सोर का रिपोर्ट किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस ने किस व्यवस्था को लागू किया? 1793 में आया था यह व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती 1790 में। जब कमीशन में पढ़ोगे तब जाकर थोड़ा विस्तार से पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये छोटी कक्षा है तो छोटे स्तर पे। और 1793 में हमने इसको क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। लाया था 90 में ही, और 93 में अस्थाई कर दिया। किसने? कॉर्नवालिस ने। और इसी साल कॉर्नवालिस ने एक कोड भी दिया था जिसको हम कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, जो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था। जो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था। अब नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, इसमें कर की दर क्या रखी गई? इसमें कर की दर रखी गई 33 से 50%। 19% तो भूमि में था। कर की दर होगा ना, दर 33 से 50% तक दर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33 से 50% तक था। चलिए, अब लिखिएगा महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था
महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था थी कि अब एक फिर नया प्रयोग, जब पंजाब में हम गए सबसे लास्ट में, तो पंजाब में ही गए, कल पढ़ाए थे ना कि डलहौजी के समय 1849 में पंजाब का अधिग्रहण हुआ और पंजाब जैसे बड़े क्षेत्र को हमने हस्तगत किया तो नई भूमि व्यवस्था हमें अनिवार्यता महसूस हुई, तो वहां हमने महलवाड़ी सिस्टम दिया। तो लिखिए महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूमि क्षेत्रों में 30% भूमि क्षेत्रों में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत कर वसूलने का अधिकार, इस व्यवस्था के तहत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दिया गया। गांव के मुखिया को दिया गया। इस व्यवस्था के तहत कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दिया गया। गांव के मुखिया को दिया गया, जिसको महाल कहते थे, जिसे महाल के नाम से जानते थे। महल था गांव, अब महाल था मुखिया। ठीक है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था 1822 में, अति महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। चलिए, कहां लागू हुआ? अभी बताए थे ना, पंजाब। तो लिखेंगे यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किए गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। इस व्यवस्था में एक और लाइन लिखो, इस व्यवस्था में भूमि कर कुल उपज का, भूमि कर कुल उपज का 66% तय किया गया। 66% तय किया गया, जिसे कालांतर में 50% डलहौजी ने कर दिया, जिसे कालांतर में 50% डलहौजी ने कर दिया। ठीक है, क्योंकि भूमि कर इतना ज्यादा था कि गांव का जो मुखिया था वही जमींदार हो गया, और उसने उसके साथ साथ एक सिस्टम डेवलप कर गया सूदखोरों का, साहूकारों का, जो पैसा देता था और शोषण करता था, चक्रवृद्धि ब्याज चलाता था। उसके आधार पे किसान क्या हुआ, उस दुष्चक्र में VCS, उसको कहते हैं VCS साइकिल, और जिससे आज तक हमारा किसान क्या है, अधिकांश किसान उबर नहीं पाया। तो यह था महलवाड़ी व्यवस्था का कुप्रभाव, क्योंकि भूराजस्व की जैसे जैसे नई व्यवस्था आती गई, भूराजस्व की दर बढ़ती गई, और लास्ट में हालांकि 66% से हमने 50% कर दिया, क्योंकि इतिहास का उदाहरण भी था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि कर कितने लिए जाते थे, लेकिन उन क्षेत्रों में लिए जाते थे जो दोआब का क्षेत्र था, जहां अधिक भूमि की उपज थी, लेकिन 50% लेने का साक्ष्य, एविडेंस हमारे प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रहा है। प्राचीन काल में तो 1/6 लिए जाते थे धर्मशास्त्र के अनुसार। 1/6 का मतलब था 15%।
तो कितना रेशनल था। आज लिए जाते हैं आपके इनकम में से 30%, ठीक है कि नहीं। तो आज 15 और 50 के बीच का है। हालांकि कृषि कर मुक्त है, लेकिन अन्य कर जो है, इनकम टैक्स नौकरी करोगे तो 30% सरकार को देना होगा, ठीक है कि नहीं। जितना ज्यादा वेतन होगा आपका, उतना कम महीना का वेतन मिलेगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि लास्ट का जो 2 महीने का वेतन है वो तो इनकम टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हम लोग इसे ज्यादा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भुगत भोग रहे हैं, इसलिए आप चाहते भी हैं कि सरकार दरमाहा मत बढ़ाए। अभी चर्चा चल रही है ना कि 8वीं वेतन आयोग आएगी, अब तनख्वाह 3-3.5 लाख रुपया हो जाएगा, 3.5 लाख करीब में, ठीक है। एक अधिकारी की तनख्वाह स्वाभाविक है कि वो यदि जोड़ लो तो 36 लाख 40 लाख करीब बनेगा। उसका 30% मतलब कितना हुआ, 40 लाख, 10 से 12 लाख, मतलब 3 महीने का तनख्वाह। तो अब 2 महीने पहले 2 महीना, अब 3 महीने का ले जाएगा सरकार। मूल में आ जाओ फिलहाल। एक बार जब आमदनी बढ़ जाती है ना, तो तुम्हारा खर्चा भी क्या होता है, उसी डायमेंशन में होता है। अभी तुम्हारा क्या आमदनी नहीं है तो खर्चा भी क्या है, सीमित है। लेकिन 50,000 मिलेगा तो उसी दायरे में अपना बढ़ाओगे, 1 लाख मिलेगा, फिर 1 करोड़ कमाने लगोगे तो तुम्हारा दायरा इधर वापस यहीं पे रहो। अभी चला गया था ये चला गया था वहां, हाँ, मैंने 1 करोड़ में चला गया था। अब लगता है खर्च उर्च भी करने लगा था, ठीक है कि नहीं। ये चला गया था गाड़ी के शोरूम में। मूल में आ जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, महलवारी व्यवस्था ने एक नया व्यवस्था दिया, और वो था कि किसान को ही भूमि का स्वामी मिला, और किसान भूमि को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। और ये जो किसानों की जो खेती की रिकॉर्डिंग है, जो तुम्हारे पिताजी कहेंगे बउआ रे तू सब बूझ ले कि तो हर खेत कहां कहां हो, तो वो जो हो कहां कहां हो वो वही हो जो दिखाएंगे, सरा गला पेपर दिखाएंगे। हालांकि अब सबका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। प्राचीन मतलब जो तुम्हारा भूमि है उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो अब सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। लेकिन पहले, आज से 10-20 साल पहले, कई हमारे मित्र को पता नहीं था कि उसके पास 50 बीघा 100 बीघा जमीन था, कभी देखा ही नहीं था। तो पिताजी उसको बैठा करके समझाते थे, वो सब तो ठीक हो, अफसर भाव वो सब ठीक हो, लेकिन अपन भूमि कहां कहां हो वो जानना। तो सरा गला पेपर कहता था हमको कि हम तो बुझ ही नहीं पाते थे कि इसका क्या महत्व है। लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका राइट था, ठीक है कि नहीं। यदि कोई हस्तगत कर लेगा, सरकार कई बार सरकारी हस्तगत कर लेती है विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर। अभी हॉस्पिटल बनेगा एम्स का, तो कई भूमि क्या करेगा, अधिग्रहित करेगा, तो उसका क्या देता, मुआवजा देता है। तो आपके पास कागज रहेगा तब ना मुआवजा। हालांकि अब कागज की आवश्यकता नहीं, अब तो ऑनलाइन हो रहा है, तो पता रहेगा, आपको नोटिस चला जाएगा कि आपकी 2 कट्ठा जमीन ले ली गई है, 10 लाख रुपया लेने पहुंच जाइए। आप सीधे जाइएगा, UPI कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, कितना खुश हो गई, लगता है इसका भी जमीन चला गया। आगे लिखो, नेक्स्ट क्या है लिखेंगे। इस व्यवस्था के द्वारा ही किसानों को भूमि स्वामी माना गया, किसानों को भूमि स्वामी माना गया। किसानों को भूमि स्वामी माना गया। वह अपनी भूमि को बेच सकता था और गिरवी रख सकता था, बेच सकता था और गिरवी रख सकता था। वो अपनी भूमि को बेच सकता था और गिरवी रख सकता था, गिरवी रख सकता था। अर्थात यह पहली ऐसी व्यवस्था थी, यह पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बनाई गई। यह पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बनाई गई, जिसके जनक कौन थे, मार्टिन बर्ड को माना गया। जिसके जनक
मार्टिन वर्ड को माना गया, जिसके जनक किसको माना गया? मार्टिन वर्ड को माना गया। आपकी एसएससी की परीक्षा में महलवाड़ी और रैयतवाड़ी कम से कम 20 बार पूछा हुआ है कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? कौन था? अरे बेकन जी, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था और रैयतवाड़ी का कौन था? 2 क्वेश्चन एसएससी में लगातार पूछा गया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक सरकार किससे राजस्व लेता था? ए किसान, 2 जमींदार, 3 महाल मतलब गांव का मुखिया, ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। किससे? किसान। यही क्वेश्चन यदि 2 ही तथ्य हम पढ़ा देते तो भी 75% संभावना था कि यही रिपीट हो जाता है। लेकिन हमारे पास गेस क्वेश्चन तो पढ़ने नहीं आते, गेस क्वेश्चन तो हम 2 दिन में खत्म हो जाएगा नहीं, लेकिन संपूर्णता से यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि याद रह जाए तो नहीं होती है। और ये आर्थिक नीति का सबसे प्रबल पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमिकर था, भूमि व्यवस्था थी, जो 3 भागों में बटी हुई थी। अस्थाई, जिसको हम इस्तेमरारी, जिसको हम सूर्यास्त कानून, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहें, और यह व्यवस्था ट्रांसफरेबल थी। कब तक? जब वो कर नहीं दिया तो। कर दिया तो फिर वंशानुगत था। कर देता रहा, सही समय पे कर देता रहा तो जमींदार का बेटा ही जमींदार। उसमें एक लाइन और लिख दो, यद्यपि वंशानुगत व्यवस्था थी। हस्तांतरणीय लिखे है ना जहां पे, वहां पे यह भी लिख दो, यद्यपि वंशानुगत थी। वंशानुगत कैसे थी? कि यदि कर देता रहा उसका बेटा या वो, तो वो क्या था? उसके बाद नहीं, जमींदारी में, इस्तेमरारी में, अस्थाई में, उसका नाम इस्तेमरारी भी था। जमींदारी वाले में एक लाइन और लिख दो ना, जहां पे लिखे हो ना हस्तांतरणीय था, वहीं पे लिख दो यद्यपि अनुवांशिक भी था। अनुवांशिक मतलब बाप की जगह बेटा, बेटा की जगह पोता। ठीक छी की बात? हमरा से कोनो अपराध भ गेल कि आइ अहाँ सब कक्षा कर रहल छी? हमरा लागे छी हमरा से कोनो भूल भे गेले। चलिए ठीक है, तो यही थी आपकी आज आर्थिक नीति। ठीक है, समय भी 1:45 करीब हो रहा है। अब कोई भी नया खंड को शुरू करेंगे तो 1 घंटा तो कम से कम लगेगा, और गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी। तो इसीलिए आज की कक्षा का हम यहीं पर समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे देश पधारे, मारो देश पधारो। इसी तरह से